नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है मनीषा और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ईआई इंडस्ट्रीज़ के बारे में। केबल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती है ये कंपनी। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स दोनों को आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं चार्ट पैटर्न से। तो वीकली चार्ट देखते हैं। स्टॉक जो है 2020 में 400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है और 2024 में 4285 ट्रेड कर रहा है। यानी 400 रुपये से सीधा स्टॉक 4000 तक पहुंच चुका है। मल्टीबैगर स्टॉक जो है रिटर्न दिए अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को कंपनी ने 10 गुना कर दिया है। यानी 4 साल के अंदर ही 1000% के रिटर्न दिए। अब इतने अच्छे रिटर्न की बात पे अभी हम देखते हैं तो स्टॉक थोड़ा कंसिडरेट हो रहा है। वीकली चार्ट पे अगर हम जो है बात करते हैं लेवल्स की, तो यहाँ पे एक लेवल रहेगा और यहाँ पे एक ये लेवल रहेगा। ये दो लेवल कंपनी के लिए, स्टॉक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। डेली चार्ट में अगर हम चलते हैं तो देखिए ये दो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है इसने सपोर्ट लिया है, इधर रेजिस्टेंस लिया है। यहाँ पे स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा था और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक ने लाइफ टाइम हाई लगाया है 5000 का, और वहाँ से 5000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है, 5000 का लाइफ टाइम हाई लगा के तो स्टॉक ने अब थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ वापस से दिख रहा है। तो अभी हम देखते हैं तो 4 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन रिजल्ट था, तो वो ये वाला ब्रेक डाउन हुआ था और ये वाला जो प्रीवियस रजिस्टर था यहाँ से स्टॉक ने वापस रिवर्सल लिया है। इसके बाद करेक्शन हुआ है, देन रिजल्ट आए हैं 29 तारीख को और रिजल्ट में नेट प्रॉफिट थोड़े कम हुए इस क्वार्टर में। तो फाइनेंशियल्स की भी आगे बात करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। उसके बाद थोड़ा करेक्शन हुआ है। देन 5 तारीख को गैप डाउन ओपन हुआ है स्टॉक, और गैप डाउन होने का रीज़न है कि निफ्टी डाउन था, ग्लोबल मार्केट डाउन था, इसलिए तो ये वाला ये स्टॉक भी डाउन हुआ है। तो अब ओवरऑल देखते हैं तो यहाँ पे स्टॉक ने अपने लाइफ टाइम हाई के पास में डबल टॉप बना के फिर वापस से स्टॉक करेक्ट हुआ है। देखिए 20 तारीख को जो है 20 अगस्त को कि ईआई इंडस्ट्रीज़ को यूबीएस फर्म जो ब्रोकरेज फर्म है इन्होंने बाई की रेटिंग दी थी 20 तारीख को, और तब स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के पास में ट्रेड कर रहा था। अब टॉप पे रिटेलर्स ने बाई किया होगा बाई रेटिंग की सोच के, और फिर स्टॉक तब से गिर रहा है। यानी रिटेलर्स को टॉप पे फंसा के उनका स्टॉप लॉस काट के स्टॉक को गिराया गया है। और अभी हम करेंटली देखते हैं तो स्टॉक जो है कंसंट्रेट हो रहा है यहाँ पे। यानी कि हम यहाँ इस लेवल में बाई करके ऊपर आराम से सेल कर सकते हैं। तो देखिए स्टॉक ने रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दे दिए, 1000% के रिटर्न 4 साल में दे दिए। तो यानी कि अब स्टॉक को थोड़ा कंसंट्रेट होना चाहिए, क्योंकि जो उसका पी रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, वैल्यूशन ज़्यादा हो गई है। तो पी रेशियो कम होने के 3 तरीके हैं। या तो नेट प्रॉफिट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़नी चाहिए, या फिर स्टॉक का प्राइस काफ़ी नीचे गिरना चाहिए, या फिर स्टॉक कंसंट्रेट होना चाहिए और साथ में नेट प्रॉफिट बढ़ते रहने चाहिए। तो अभी कंपनी के फाइनेंशियल्स तो अच्छे हैं, नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन स्टॉक का प्राइस कंसंट्रेट हो रहा है, यानी कि थोड़ा वैल्यूएशन करेक्ट होने के लिए हो रहा है। और अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर हम कंसंट्रेट अगर और टाइम तक होता भी है तो भी हम जो है रेंज बाउंड ट्रेडिंग इस स्टॉक में आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे बाई करके यहाँ पे जो लाइफ टाइम हाई लगाया है, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो ये जो है एक अच्छा स्विंग ट्रेड बन सकता है हमारे लिए। अभी हम फाइनेंशियल्स की तरफ चलते हैं। देखिए मार्केट अभी रिजल्ट की बात करते हैं कि इसके जो रिजल्ट आए थे उसके बाद स्टॉक गिरा था, तो रिजल्ट्स में देख लेते हैं। देखिए मार्च में जो है 2319 करोड़ का रेवेन्यू था और इस क्वार्टर में घट के 2060 करोड़ का हो गया है। और जो प्रॉफिट है वो 169 से घट के 150 करोड़ हो गया है। तो ये मार्च में प्रॉफिट हाईएस्ट थे, रेवेन्यू हाईएस्ट था, और जून में घटा है। 2023 में देखिए मार्च में 1953 करोड़ के सेल्स थी और जून में घट के 1783 करोड़ हो गई। नेट प्रॉफिट 138 करोड़ से घट के 121 करोड़ हो गया। रेवेन्यू घटा है तो नेट प्रॉफिट भी ऑब्वियसली घटेगा। 2022 में देखिए 1792 से घट के 1565 करोड़ हुआ है रेवेन्यू, और नेट प्रॉफिट 116 से घट के 104 हुआ है। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाते हैं, लेकिन हमने 2022 तक का देख लिया। 2018 तक का भी डाटा यहाँ तक दिखा रहा है, उससे पहले का डाटा अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से भी अगर आप देखते हैं तो देखिए 2018 मार्च का डाटा तो नहीं है, पर 19 का देखते हैं तो मार्च में रेवेन्यू था 1258 करोड़ और जून में घट के 1081 करोड़ हो गया है। 2020 की तरफ अगर चलते हैं तो मार्च में रेवेन्यू था 1258 करोड़ और जून में घट के 745 करोड़ हो गया है। 2021 की तरफ चलते हैं। देखिए ये सारा जो मैं डाटा आपको दिखा रही हूँ ये एसम्पशंस नहीं है मेरी, ये हिस्टोरिक डाटा है जो आपके सामने है सारी चीज़ें। 2021 में देखिए 1246 करोड़ के रेवेन्यू मार्च में थे और जून में घट के 1017 करोड़ के हो गए, और जो कि ये 1017 लगभग 1018 करोड़ के यहाँ पे दिखा रहा है। तो ओवरऑल आप देखिए हमेशा मार्च में ज़्यादा रेवेन्यू रहता है, जून में घट जाता है। तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर देखें तो मार्च क्वार्टर सबसे अच्छा रहता है, जून थोड़ा ख़राब रहता है, उसके बाद सितंबर दिसंबर में इंप्रूव होना शुरू होता है, और उसके बाद जो अगले साल का मार्च क्वार्टर रहता है वो सबसे बेस्ट रहता है कंपनी के लिए। तो ये जो प्रोबेबिलिटी मैं आपको बता रही हूँ
ये स्टॉक मार्केट में ऑब्वियसली पूरा खेल संभावना का ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं स्टॉक के प्राइस को 100%, ये तो नहीं बता सकते, फोरकास्ट तो नहीं कर सकते, सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, अभी इसके जो गिरने के रेवेन्यू घटने का जो रीज़न है, तो देखिए एक तो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है और कंपनी का जो बिजनेस है केबल रिलेटेड है, उसमें से भी जो पीएसयू कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी गवर्नमेंट बॉडी कंपनीज, तो कंपनी के जो कस्टमर्स है उसमें मोस्टली गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स रहते हैं। तो गवर्नमेंट को ट्राई करना होता है कि वो फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले अपने बजट को पूरी तरह से यूटिलाइज करे, अपने जो प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है उन्हें फाइनलाइज करे, ताकि वो आगे चल के जो अगले साल का बजट है उसके ऊपर काम कर सके। और साथ में जो दूसरा रीज़न है, ये कंपनी के बिजनेस में जो है केबल से रिलेटेड बिजनेस है, जिसमें अब केबल से रिलेटेड बिजनेस में कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर में भी केबल्स प्रोवाइड करती है, जिसमें कि केबल्स का यूज़ होता है पावर जनरेशन में, ट्रांसमिशन में, पावर डिस्ट्रीब्यूशन में। और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में कंस्ट्रक्शन वर्क में जो केबल्स यूज़ होती है, रियल एस्टेट में, मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, उसमें भी केबल्स की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स है, जो कि नॉर्मल घर वगैरह बनाते हैं, रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स है, उनमें जो केबल्स की जो ज़रूरत पड़ती है और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलर्स की इंस्टॉलेशन के लिए जिन केबल्स की ज़रूरत पड़ती है, उनको ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो कि रेलवे, एयरपोर्ट, रोड्स, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन और सिग्नलिंग सिस्टम के लिए जो केबल की ज़रूरत पड़ती है, वो इनका कस्टमर बेस है इस कंपनी का। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी में जो है सोलर एनर्जी एंड स्पेशलाइज्ड सोलर केबल्स की ज़रूरत पड़ती है। टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज की भी जो है इनसे केबल्स लेती है। उसके अलावा अगर देखें तो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज में जो है इंस्टॉलेशन एंड अपडेट्स के लिए केबल्स की जरूरत जो पड़ती है, तो की ई आई इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है। तो ये सारे जो मैंने आपको सेक्टर्स बताए, इन सारे सेक्टर्स में कंपनी प्रोवाइड करती है अपनी केबल्स। और ये सारे सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका जो वर्क है, जो कंस्ट्रक्शन वर्क है, वो मानसून के टाइम में नहीं हो सकता। और जून में जो है मानसून का सीज़न स्टार्ट होना शुरू होता है, अगस्त सितंबर तक रहता है। तो ये तो कंपनीज़ को जो जो इनके कस्टमर्स कंपनीज हैं उनको पता है कि उनको आगे चल के कि जो कंस्ट्रक्शन वर्क कम होने वाला है या कुछ कंपनीज़ का काफ़ी ज़्यादा कम होने वाला है, तो वो क्यों फिर अपने अपनी डिमांड ज़्यादा करेगी केबल्स को लेकर। तो जो कि कस्टमर की डिमांड कम रहती है इस क्वार्टर में, तो इसलिए कंपनी का रेवेन्यू कम रहता है। उसके बाद जो ड्राई सीज़न आता है सर्दियों का, और उसके बाद मार्च में तो सबसे ज़्यादा ड्राई सीज़न रहता है। तो इस सीज़न में जो है बाकी जिन जो मैंने आपको सेक्टर बताया, उन सेक्टर्स में कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा रहता है, तो इसलिए डिमांड ज़्यादा रहती है। फिर केबल्स जो है इसी कंपनी से लेने आती है बाकी कंपनी जो इनकी कस्टमर कंपनी से। देन जो है सितंबर से बढ़ने शुरू होते हैं इनके रेवेन्यूज, और मार्च में सबसे ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो जून में एक बेसिक से जो दो रीज़न मैंने बताई, तो फाइनेंशियल एंड होता है, तो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट से जुड़ी कंपनीज होती है उनके साथ ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि मार्च कि जून में जो है इनके रेवेन्यू थोड़े कम रहते हैं। जो कंपनी गवर्नमेंट कंपनीज को जो है अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और दूसरा रीज़न मानसून से रिलेटेड है। अभी ईयरली बेसिस पे हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए लगातार कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। कोविड में कम हुए थे रेवेन्यू, तो ये तो कोविड की वजह से हुआ था, डिमांड कम हुई थी, और उसके बाद से वापस से बढ़ना शुरू हुए। और इस साल के जो रेवेन्यू रहे वो हाईएस्ट रहे, 8,104 करोड़ के। ओपीएम देखिए 10% का रहा है, 10% के आसपास इसका ओपीएम हमेशा रहता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा रहा है, 838 करोड़ का। और जो नेट प्रॉफिट है वो भी हाईएस्ट रहा है, 581 करोड़ का। डिविडेंड कम दे रही है हालांकि कंपनी, 6 से 5% का डिविडेंड रहता है। बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। देखिए जो कंपनी के रिजर्व्स है 2014 में, दो का जो है टू का डेट टू इक्विटी रेशियो था। रिजर्व थे 250 करोड़ के और बोरोइंग्स 500 करोड़ के आसपास थी, यानी लगभग टू का डेट टू इक्विटी रेशियो था। और अभी जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, डेट फ्री कंपनी है। रिजर्व 3,130 करोड़ के है और बोरोइंग्स 166 करोड़ है। साथ में कैपेक्स में भी कंपनी का 121 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रेशियोज़ की बात करते हैं। देखिए डेटर डेज जो है, डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज और डेज पेएबल, इन सबको हम कैश कन्वर्सन साइकिल, ये तीनों ही चीज़ें एक्चुअली कैश कन्वर्सन साइकिल में आ जाती हैं। क्योंकि डेटर डेज होते हैं जितने दिन कंपनी को लग रहे हैं अपने कस्टमर से पैसा लेने में। इन्वेंट्री डेज जो कंपनी की इन्वेंट्री है, जो कंपनी का प्रोडक्ट है, उसको कितने दिन लग रहे हैं कंपनी को अपनी इन्वेंट्री से उन प्रोडक्ट्स को सेल करने में। और डेज पेएबल यानी जो कंपनी ने रिसोर्सेज लिए हैं बाकी कंपनी से, या जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह लिए, उनको पैसा पहुँचाने में कितने दिन लग रहे हैं। और कैश कन्वर्शन साइकिल होता है कि
कंपनी के पास जो रिसोर्सेज है उससे उन्होंने जो इन्वेंट्री बनाई है उसको सेल करने के बाद उसको कैश में कन्वर्ट करने में टोटल कितने दिन लगे, तो इसमें जो है ये तीनों चीज़ें आ जाती है, तो हम ओवरऑल कैश कन्वर्सन साइकिल को देख सकते हैं, जो कि 121 दिन का हो गया था और अभी कंपनी ने घटा के 89 दिनों का कर दिया है। आर भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का, 20 से ऊपर आर रहता है हमेशा, और 2024 में जो आर रहा है वो 27% का रहा है। इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, देखिए प्रोमोटर 37% है, FII 30%, VII 16% और पब्लिक वोटिंग 15.60% है। तो देखिए ओवरऑल पब्लिक वोटिंग काफ़ी कम है वैसे, एंड टिकर टेप पे 12% की पब्लिक वोटिंग है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा प्रोमोटर्स, आप ये सोचें कि हमेशा प्रोमोटर्स 75% ही होंगे या वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमोटर्स देंगे, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आप बाकी फाइनेंशियल्स में जो है बाकी मैट्रिक्स में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा आप प्रोमोटर होल्डिंग में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। बाकी स्ट्रॉन्ग हेड्स के पास ज़्यादा होल्डिंग है, FI से TS के पास। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन है या किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।